जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रितिका, सना, धनंजय, सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा एक बार जल्दी से आप सभी सेशन में आके जुड़ जाएं, सेशन को शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं फिर अपने आज के सेशन की। आज ये बेटा सभी के सभी तजमुल अली आ गए हैं। गुड इवनिंग सभी का स्वागत। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। आज आपकी आफ्टरनून वाली क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन ज़रूर हम इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आए हैं और बहुत गजब का क्लास होने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, है ना। और मेरे सभी एक बार जल्दी से शेर और शेरनी आकर जुड़ जाएं। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। जी हाँ, और शुरुआत करेंगे इन बेहतरीन लाइंस के साथ कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है ना। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो असफल होंगे, असफल होते हैं, लेकिन उसके बाद जो सफलता का स्वाद है ना, वो चखने का मजा ही कुछ और है। रेडी सभी के सभी? तैयार हैं? गुड इवनिंग, परफेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, साथ ही साथ मैं आप सभी को एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे दूं। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आप सभी के लिए अगर मैं बात करूं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार एस्टेट के लिए, फिर बिहार स्पेशल एजुकेटर के लिए, जी हाँ, आप सभी के लिए सुपर कोचिंग पर बैचेस अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप जाएंगे टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन पे textbook.com पर जाकर, और वहां पर आप लोग यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये आपसे आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन सभी बैचेस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। अब बिहार एस्टेट का जो बैच है वो भी अवेलेबल है। जो भी बच्चे बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कैलेंडर रिलीज भी कर दिया गया है, इस बार फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तो यहां पर ये जो बैच है इसकी फीस आपको 999 दिख रही है, लेकिन आप यहां पर कोड यूज करेंगे, एंड दैट इज HIMANSHU, यानी कि हिमांशु। इसको आप कोड को बेटा यूज करते हैं तो आपकी ना इस फीस पर डिस्काउंट हो जाएगा, और 928 का आपका एक संपूर्ण एक पूरा जो बैच है वो आप सभी के लिए अवेलेबल है। किसका? बिहार एस्टेट का। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, ये मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पढ़ाना पढ़ना दोनों शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा जी, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, राइट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांकों के लिए सही नहीं है। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। जी बिल्कुल, आंसर करिएगा सभी के सभी, और बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक, हाँ जी, सभी एक बार जल्दी से आंसर करिए। और बिल्कुल लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और वहां से भी आप इन कोर्सेज से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा, आ जाओ, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। पहला सवाल देखो, आपको बताना है कि इनमें से पूर्णांकों के लिए कौन सी बात सत्य नहीं है। अब अगर हम यहां पर आते हैं, सही है, अगर हम यहां पर आते हैं, अरे भाई हमारा पेन कॉपी नहीं खुला, हाँ खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। पेन कॉपी पहले खोल लेते हैं और समझते हैं बात को। पहली बात कहते हैं डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि क्या है, जो डिवीजन है, यानी जो भाग है, वो आपका विनिमय है। भाई देखो, डिवीजन अगर कॉम्यूटेटिव होता तो हम ये कह सकते थे कि 1/2 जो है वो 2/1 के बराबर होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, है ना। ये तो नहीं होता, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है ना। तो वो कह रहा कौन सा सही नहीं है जी, यही सही नहीं है, तो यानी यही अपना आंसर है। पहली जो बात है वही सत्य नहीं है। अरे हे, तुम सी की तरफ जा रहे हो, आओ जरा सी को भी देख लेते हैं। कह रहा सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बेटा ये बात तो बिल्कुल सत्य है मेरा लाल, ये सत्य है। तो ये आंसर थोड़ी होगा, हमें गलत को चुनना है। इसका मतलब आप इसको क्या गलत मान के चल रहे थे? बेटा ये भी सही है। वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एक क्या होता है, गुणन समरूपता होती है। अब गुणन समरूपता क्या होती है, गुणन समरूपता देखते हैं जरा। गुणन समरूपता बेटा वो होती है, जैसे मान लीजिए एक को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो मुझे वही संख्या मिले, तो एक क्या बन गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गया, यानी कि इसका
हाँ जी, बिल्कुल, गुणन समरूपता होती है क्या, एक, हर एक संख्या की होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, यह बात ही बिल्कुल सत्य है। गुणा सहचार्य गुणधर्म है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, यह बात ही बिल्कुल सत्य है। जैसे एसोसिएटिव कैसे बेटा, जैसे मैंने बोला ए इंटू बी इंटू सी, सही है, मैंने ऐसे बोला। अब मैं बी की जगह पर ए डाल सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी इंटू में ए इंटू में सी। तो इसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, सही है, तो ये भी सही है हमारा। तो यह भी सही है, यह भी सही है, ठीक है, और यह भी सही है, ये गलत था, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सोच समझ के आंसर करो, ठीक है, ध्यान से आंसर करो। अगला सवाल आपके सामने है, आंसर करिए। ये आपको दे रखा है a/3 बराबर b/2 के बराबर है c/1 के, आपको इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल आज के सेशन का, चमकाइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। समय आप सभी के लिए ये रहा मात्र 20 सेकंड का, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सभी के सभी, गुलफ्शा, नाज, नाहिद, आकाश, अमरनाथ, एक बार सभी जल्दी से आंसर करते हुए चलिए, और सेशन को सभी शेयर करते हुए चलिए बेटा मैक्सिमम। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, हमारा बच्चा की अप्रोच क्या रहेगी, इसको चमकाने का आपने तरीका क्या अपनाना है, वो चमकाने का तरीका देखो। आपने ये मान लेना है जो ए के नीचे लिखा है वही ए की वैल्यू है, जी हां, वही ए का मान है। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 1, बस यहां पर डाल दीजिए। तो ए का मान अगर 3 है तो ये 3 आ गया, बी का मान अगर 2 है तो ये बी कितना आ गया, 2 आ गया, और सी का मान अगर 1 है तो ये कितना आ गया, 2 गुणा 1 यानी कि 2 आ गया। और बटे में बी का मान कितना है जी 2, तो यहां पर 2 आ गया। 3 2 5 2 7, 7/2 यानी उत्तर आ जाएगा 3.5। 3.5 हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, 3.5 इज दी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने करा भी क्यों है, इसका भी कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट ये कहता है कि भाई तीनों को आप मान लीजिए के बराबर, तो अगर आप के बराबर ले लेते हैं तो ए का मान यहां पे आ जाएगा 3k, बी का मान यहां पे आ जाएगा 2k, और सी का मान यहां पे आ जाएगा बेटा आपके पास क्या, 1 इंटू के यानी कि के। फिर जब आप यहां पर पुटअप करेंगे तो के से के ना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए सीधा सीधा चमकाने का तरीका होता है कि जो इसके नीचे वैल्यू लिखी हो वही आप उसकी वैल्यू कंसिडर कर लो, मान लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्षेत्र मिति से सवाल है, मेंसुरेशन से सवाल है, ठीक है। चलिए मधु कह रहे हैं सर अभी एस्टेट का फॉर्म भी नहीं भर आया है, अभी से क्लास ले रहे हैं। हाँ मधु, ऐसा होता है ना, देखो, अब जैसे मैं कहता हूं कि इसको ऐसे ले लेते हैं कि हम तूफान से आने से पहले तैयारी कर रहे हैं बेटा। अब मान लो तूफान आ गया है, अब मैं दरवाजा खटखटा के ऐसे बोलने जा रहा हूं, सुनना जरा, तूफान आ गया, तूफान, दरवाजा खोलो दरवाजा, हाँ, दरवाजा खोलो तूफान आ गया है, हमें है गांव छोड़कर जाना है। तो बताओ इसमें कौन सी समझदारी है भैया, तूफान किसी का इंतजार करता है, नहीं करता। आप तो गवाह हो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। अरे पिछली बार बिहार स्टेट ने इंतजार का मौका दिया था क्या, नहीं दिया था। ले, ये वो चटमंगनी पटबिया वाली बात हो गई थी, अभी फोरम अगले हफ्ते एग्जाम। बच्चा हमारा एक दिन पहले बैच ले रहा है, उसको पता लगा अगले दिन एग्जाम है, समझ रहे हो, ये हालात हैं। तो बेटा तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, फरवरी में एग्जाम है, ठीक है। तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है मेरा लाल, और कैलेंडर अब रिलीज कर दिया गया, कहां सो रहे हो, ठीक है। फिर वही वाली बात होगी, तुम ये चाह रहे हो मैं तुम्हारे पास तूफान आने के बाद ही आऊं ऐसे दरवाजा खटखटा के, हाँ उठ जाओ, या अगले दिन एग्जाम हो स्टेट का, हाँ उठ जाओ तैयारी कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। एक बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार के त्रिज्या का 2 गुना है। अब समझो जरा, बेलन की जो ऊंचाई है बेटा, बेलन बेलन क्या होता है, ये रहा सिलेंडर, सही है, ये सिलेंडर नहीं बेलन है, ये बेटा इसकी ऊंचाई है। तो आपसे कह रहे जो ऊंचाई है ना वो त्रिज्या का दुगना है। ऐसे मानकर चलिए बेटा कि अगर त्रिज्या जो है इसकी दुगना है ना, हाइट जो है त्रिज्या का दुगना है, तो अगर ये आर है तो हाइट क्या हो गई 2r हो गई, ये वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द बेस आपको दे रखा है। एरिया ऑफ द बेस का मतलब ये जो आधार का क्षेत्रफल है ये दे रखा है, बताओ इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है जी, ये बराबर दे रखा है 154 के, सही है। पाई का मान क्या हो गया 22/7,
रेडियस यानी त्रिज्या हमें निकालनी है, और ये हो गया 154। देखिए 22 सत्ते 154 होता है, 7 का 7 से गुणा मार दिया तो आर स्क्वायर का मान अगर 7 गुणा 7 है तो आर का मान 7 आ गया, यानी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। सही है, तो बताओ ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो 2 गुणा 7 कर दो, यानी ऊंचाई आ गई 14 सेंटीमीटर। अपन को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, एंड डेट इज 2 पाई आर एच। क्या होता है वो, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, और आर, आर मतलब त्रिज्या यानी रेडियस, और एच मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई। सही है, 7 गुणा 14, 7 से 7 गया, 14 का 22 से गुणा करते हैं, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, और 308 का अगर मैं दुगुना करूंगा तो डेट इज 616, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। सही है, ये जो मैंने आपको बताया, हाँ बेटा, टकला म्यूजिक, टकला म्यूजिक ये कौन सा म्यूजिक होता है भाई, तबला म्यूजिक तो होता है, टकला म्यूजिक क्या होता है। कह रहे हैं सर आज 12 बजे वाला क्लास क्यों नहीं करवाए थे, बेटा मैंने शॉर्ट भी डाल दिया था आप सभी के लिए, इसमें इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी थी कि आज का क्लास इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज वहां पे वॉइस इशू हो गया था, ठीक है, टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से नहीं हो पाई, कल जरूर लेंगे, ठीक है। अब ये जो सवाल है आपको सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन वही बात कि अगर परीक्षा में सवाल आए तो सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए सवाल को चमकाना कैसे है। जी हां, अब इस सवाल को आप मात्र 1 से 2 सेकंड में चमका दोगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे, जी ऑप्शन से आप चमका देंगे इस सवाल को। आप कहेंगे कैसे चमकाएंगे सर, कैसे चमकाएंगे, तो देखिए जब भी आपको आंसर निकालना है और आंसर में आपके पास पाई आता है, क्या आता है, पाई आता है, पाई कहां कहां पर आता है, पाई कहां कहां पर आता है, सिलेंडर बेलन के क्षेत्रफल में, स्फेयर गोले के क्षेत्रफल में, आयतन में, कोण में, तो जो भी अभी आकृति आती है 3D शेप्स आती है ये वाली, तो इनमें पाई आता है, और जहां पाई आता है वहां पाई का मान बनता है 22/7, और 22/7 का मतलब ये होता है कि वहां 11 का गुणा करके हमारा उत्तर आया होगा। ये मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों बता रहा हूं कि करना हमें बस इतना है कि ऑप्शन में जाकर हमें यह चेक करना है यहां कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से पूरा पूरा विभाजित होगी, जो होगी वो हमारा आंसर है, बस खत्म कहानी। तो 11 तिया 33 बेटा, 2 बच रहा है 26, 11 के बारे में नहीं आता, आगे बढ़ते हैं। 11 पंजे 55, 10 बचा, 10 11 के पहाड़े में नहीं आता, 11 चौके 44, और कितना बचा 4, 46 हमारा 11 के पहाड़े में नहीं आता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो आपका 11 से कट रहा है, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, जितने भी बच्चे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस बार देने जा रहे हैं, वो सभी सेशन अटेंड करेंगे। ये सेशन आपके सभी जितने भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए बेटा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। एक वृत्ताकार शंकु में आधार के समानांतर एक तल द्वारा बनाया गया अनुप्रस्थ काट आपको बताना है वो क्या कहलाता है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन यानी शंकु का छिन्नक, गोला, वृत्त या फिर गोलार्ध, जल्दी से उत्तर दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है, आंसर करिए। पूर्णिमा कह रही यूपी वालों के लिए नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूं। अब एक बताओ, अगर एक कोई हमारा बिहार का कैंडिडेट आकर पूछता है कि सर मेरे इस एग्जाम के लिए नहीं है, तो मैंने बोल दिया बिल्कुल सभी बिहार के लिए है। अगर यूपी के लिए नहीं है, अरे आप सब बिहार भारतवर्ष के वासी हो ना, ठीक है, इंडिया में, इंडिया के बाहर वाला भी अगर है ना, उसके लिए भी है बेटा, काहे परेशान हो रहे हो। इंडिया के बाहर के लिए भी है, क्यों है, अब वहां पर भी मैथ तो चेंज नहीं होता ना, गणित तो वही रहता है बेटा, सिलेबस तो वही रहता है, तो काहे परेशान होते हो। हाँ चलिए आइए जरा बताइए क्या आंसर आएगा। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, बहुत बढ़िया। देखो बेटा अगर आपके पास ये कोन है, सही है, ये कोन है, अब इस कोन को मैं उल्टा करके दिखा देता हूं, ये सीधा करके दिखा दूं, जैसा आपका मन करे। तो आप इस बेस के पैरेलल काट दो, कोन को आप ऐसे देख लो, ये कोन है, तो आप बेस के पैरेलल अगर यहां से कट कर देते हो तो यहां पर आपकी जो शेप बन के आएगी वो किस इस तरीके से बन के आएगी, एंड इट इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी शंकु का छिन्नक हम उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पांचवा सवाल, ध्यान दीजिएगा। धातु के 3 घनों को पिघलाया जाता है, धातु के 3 घनों को पिघलाया जाता है, ठीक है, पिघलाया गया, जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। सही है, तो 3 घन है, उनको पिघलाया गया, जिनकी भुजा 3, 4 और 5 है, और पिघलाकर उनमें से एक घन बनाया जाता है, तो उस नए घन की भुजा आपने बतानी किसके बराबर होगी, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा।
चलिए आंसर करिए। हाँ, मतलब ना ही सबसे है, हर एक टॉपिक से सवाल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज मिलेगा आप सभी को। हाँ, आते हैं जरा इस सवाल पे। तो धातु के 3 घनों को पिघलाया जाता है ना, और जिनकी त्रिज्याएं 3, 4 और 5 हैं, तो नए घन की भुजा आपने बतानी है किसके बराबर होगी। अब एक बात आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो छोटा वाले क्यूब है वो 3, 4 और 5 है, और क्यूब यानी घन के आयतन यानी वॉल्यूम का, आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। यानी जो भुजा दे रखी है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, इसका घन कर दूं, तो आयतन आ जाएगा। सही है। और एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी त्रियामी आकृति को, यानी 3 आयाम की आकृति को, 3D शेप्स को पिघलाकर दूसरी 3D शेप में बदला जाता है, तो वॉल्यूम हमेशा समान रहता है, आयतन बराबर रहता है। यानी इन तीनों घनों के आयतनों का योगफल इस बड़े वाले घन, नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए इसका आयतन कैसे निकलेगा, 3 का क्यूब, इस वाले का 4 का क्यूब, और इस वाले का 5 का क्यूब, और ये बराबर होगा इस बड़े वाले क्यूब के आयतन के। अब इसकी भुजा तो हमें पता ही नहीं है, तो भुजा को हम मान लेते हैं एस, साइड, साइड को एस मान लेते हैं, साइड के क्यूब के बराबर। बस सॉल्व करो, आंसर आ गया। 3 का क्यूब 27, 3 तीन होती है 27, 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 चौके 64, और 55 25 पंजे 125। जोड़ देते हैं, 7 4 11 और 5 16, हासिल 1 2 1 3 6 9 और 2 11, और हासिल गया 1, तो 1 और 1 2, ठीक है बेटा। और ये एस क्यूब के बराबर था, सही है। तो जब एक क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट यानी घनमूल आ जाएगा, तो कि जो कि आंसर इसका 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 6 का क्यूब ही तो क्या होता है 216, 216। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, सी नहीं आएगा बेटा सिंटू, गंदी बात, ए आएगा। चलो अगला सवाल देखिए, बैडमिंटन खेलने के लिए उपयोग की जाने वाली शटल कॉक का जो आकार होता है, जो संयोजन होता है, मतलब जो शेप होती है, वो किन दो शेप से मिलकर बनी होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। बिल्कुल, ये आपके बीपीएससी पीआरटी में बिल्कुल हेल्प करेगा बेटा। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करिए, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। पूर्णिमा कह रही है चमकाओ सर, अरे चमकाई तो दिया, और क्या करें, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और कैसे चमकाएं बेटा। एक बात, अब ये बताओ, ये देखिए बेटा बैडमिंटन की शटलकॉक देखिए, हाँ इस तरीके से होती है ना, और यहाँ पे छोटी सी इस तरीके से ये टोपी सी होती है ना, देखी होगी आपने, गोली सी होती है। ये जब निकल जाती है खेलते खेलते, तभी बच्चे खेलते रहते हैं। जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक एक एक पंख ना उधेड़ देंगे तेरा। ऐसी करते हो ना। खैर, तो आप मुझे बताओ कि ये जो शेप है कैसी है। देखो ये फ्रस्टम ही नहीं है, अगर मैं इसको देखूं तो ये फ्रस्टम है, ये छिन्नक है ना। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इस छिन्नक को अगर मैं पूरा करूंगा तो किससे पूरा करूंगा, इस कटोरी से, और कटोरी की शेप होती है हेमिस्फेरिकल यानी कि अर्धगोला। तो यानी एक हेमिस्फेयर और एक फ्रस्टम से मिलकर बनी है, यानी कि एक शंकु का छिन्नक और एक अर्धगोले से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस भिन्न को अशांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। कैसा अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। देखो अशांत दशमलव क्या होता है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। म्यूजिकल बिजली कह रही, मैं तो जान ले लेती हूं। आपका नाम म्यूजिकल बिजली है, आप तो सबकी जान ले लोगे। कैसी बातें कर रही हो। आओ मेरा लाल, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है, इस बात को समझो। जैसे मैंने लिखा 1/3, तो बेटा ये 0.33333 मतलब रुकेगा ही नहीं, ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो डेट इज नोन एज अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम सॉल्व करें और वो अनंत यानी इनफाइनाइट तक जाए। सही है। अब उसमें रिपीटिशन भी हो सकता है कई बार, और रिपीटिशन नहीं भी होता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं 1/7 बोलूं, तो ये आएगा 0.1428, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसमें रिपीटिशन नहीं होता, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाता है। सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं। अब बताते हैं वो कैसे निकालना होता है, आपने समझिएगा। अगर नीचे हम बात का करें, नीचे यानी डिनोमिनेटर में, सही है,
अगर वहां 2 की घात में कुछ है बेटा, या 5 की घात में कुछ है बेटा, मैंने घात ही लिख दिया है, घात में घात, सही है, या फिर 2 और 5 दोनों पड़े हुए हैं और उनकी घात जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके अलावा नीचे और कुछ मौजूद नहीं होना चाहिए, सही है। तो अगर ये मौजूद है तो वो बनेगा टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर इसके साथ या इसके अलावा कोई और मौजूद होगा तो वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब जरा यहां पर आते हैं, अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, ये क्या बनेगा, अशांत दशमलव बनेगा, और अगर सिर्फ ये मौजूद होंगे तो बनेगा शांत दशमलव। तो हम नीचे आते हैं, 18 को देखते हैं, 18 को हमने देखा, तोड़ा तो हमें दिखा 2 निम्न 18, तो सर जी 2 तो आ रहा है, सही है, लेकिन 2 के साथ तो 9 भी आ रहा है और 9 कट तो नहीं रहा, 9 भी आ रहा है, तो कहने का मतलब कि भैया अगर 9 भी आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी अशांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितने बच्चे ये आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर, बड़े आगे। अच्छा यहां पर क्या है, सिर्फ 2 और 5 पड़े हुए हैं ना, 25 के अंदर पचम 25 और 0 का मतलब 10, यानी 2 पंजे 10। इवन यहां भी अगर हम देखें तो 7 को 7 से काटो, 7 या 21, 7 चौक 28, तो 4 के अंदर सिर्फ 2 पड़े हुए हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, बट दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सभी बच्चे इस सवाल को, ठीक है। चलिए आंसर करें, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, सभी आंसर करें। देखिए बताइए क्या आंसर आएगा। देखो कह रहे यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है, ठीक है। म्यूजिकल बिजली कह रही है एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से एग्जाम देने नहीं जा रही हूं। म्यूजिकल बिजली बेटा आप तो तारों से झूल झूल के चली जाओगी, नहीं खैर जोक है। आप आप ऐसे मत करो, कोशिश करो कि एग्जाम देने जरूर जाओ, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी होती है, क्या पता इस बार आपका सिलेक्शन लिखा हो, ठीक है। तो ऐसे मत करो, किसी की हेल्प ले लो, लेकिन जाओ जरूर, ठीक है। मेरा कहना यह है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जाओ जरूर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है, ये आप मिस मत करो, ठीक है। आपने इतनी मेहनत की है और सिर्फ इस वजह से ना जाना कि एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, तो दैट इज नॉट फेयर, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रहा है, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए, तो मान लीजिए कि जो पेन है, पेन, एक पेन का मूल्य आप x मान लो, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा, 3x, सही है। मान लीजिए कि 2 पेंसिल हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना है y, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा बेटा 2y, ठीक है। मान लीजिए एक रबड़ का मूल्य z है, तो 4 रबड़ का कितना हो जाएगा 4z, क्या हो जाएगा 4z, सही है। तो इन तीनों का मिलाकर जो मूल्य है वो कितना है 92 रुपए है। ये बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 8 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो कितनी हो गई बेटा 8, अच्छा एक पेंसिल का मूल्य y है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा 8y, प्लस में फिर कहता है 16 रबड़, एक रबड़ का मूल्य z है, तो 16 रबड़ का मूल्य कितना हो गया 16z, और ये मिलाकर किसके बराबर है 68 रुपए के बराबर है। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर, आइए जरा समझाते हैं। देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को बेटा जी 4 से भाग कर दूं, है ना, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो मैंने बाईं तरफ भी 4 से भाग किया और दाईं तरफ भी 4 से भाग किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 4 दूनी 8 यानी कि 2y, ये आ गया 4 चौक 16 यानी कि 4z, और 4 से काटेंगे तो ये आ गया 17। अब देखो 2y प्लस 4z की वैल्यू 17 आ गई, और इसकी वैल्यू तो 17 हम यहां डाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, यानी 3x प्लस में 17 और बराबर में कितना 92 यानी कि 92। इसको उधर ले जाके घटा देंगे, 12 में से 7 गया तो बेटा 5 आ गया, 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, यहां पर 3x है, और 3 से काटेंगे तो x का मान 25 आ गया। x का मान 25 आने का मतलब यह है कि एक पेन का मूल्य 25 है, तो 24 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप 24 का 25 से गुणा मार दोगे, सही है क्या, 24 पेन का मूल्य निकालने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब जब भी आप परीक्षा में जाएंगे, अब बात को ध्यान सुनिएगा, जब भी आप परीक्षा में जाएंगे, ये तो हुआ तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का,
हल करने का। लेकिन अब आपने परीक्षा में एग्जाम में चमकाना कैसे है, ये वो चमकाने का तरीका भी तो आना चाहिए। चमकाने का तरीका बहुत जरूरी है बेटा। अगर औरों से आगे निकलना है, उस भीड़ से आगे निकल के सिलेक्शन लेना है, तो चमकाना तो पड़ेगा भैया। तो कैसे चमकाएंगे, कैसे चमकाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, 6 to 8 कंप्लीट मैराथन भी करवा दीजिए, आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है सर। नेहा इस क्लास को लो, ये आपको उसमें हेल्प करेगा। मेरे बेटा जो भी कंटेंट वाली क्लास होती है वो सभी परीक्षा के लिए यूजफुल होती है, और पेडागोजी, जहां पेडागोजी आता है उसके लिए यूजफुल होती है। ठीक है, आओ जरा। तो बिल्कुल परेशान, बिल्कुल मतलब बेझिझक होके लिया करो, क्योंकि अगर मैं किसी एग्जाम को टारगेट करता हूं तो मैं हर एक एग्जाम से सवाल लेकर आता हूं आप सभी के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के। ठीक है, और वहीं से सवाल उठ के आते भी हैं। देखो अब चमकाना कैसे है भैया। आप परीक्षा में गए और आपने देखा कि 24 पेन का मूल्य निकालना है। कितने का? 24 पेन का। तो आप कहोगे कि यार जो आंसर आया होगा ना, वो पक्का 24 से गुणा करके आया होगा। अरे 24 पेन का मूल्य कैसे निकालोगे? 24 से गुणा करके। तो देखो इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 24 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। बस ये चेक करना है, बड़ा आसान है। बस ये चेक करो, पता लग जाएगा। ठीक है, करें चेक। अच्छा बताओ, 24 से ये पूरा पूरा कटेगा भैया? यहां पर 4 है। 4 क्या है? 4 सम संख्या है, और सम संख्या से कभी भी किसी भी संख्या का गुणा कर दो, इकाई अंक 5 कतई नहीं मिलता। मिलेगा नहीं, वो तो सम बनाएगा ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 500 को चेक कर लो, 24 दूनी 48, 2 बचा 20, ना ना ना, ये हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। 24 दूनी 48, कितना बचा? 12, 24 पंजे 120, ये होगा। तो डी हमारा राइट आंसर है। मतलब विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को चमका दोगे, ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, उस एग्जाम की अगर नस आपने पकड़ ली तो आप एग्जाम को फोड़ दोगे बेटा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कह रहा 2008 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं किसके? उसके नियरेस्ट 100 के, तो बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बेटा आंसर करिए। आपकी क्लास से केवीएस में बहुत क्वेश्चन ला रहा था सर। हाँ मतलब आया होगा, हाँ 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 बिल्कुल आया होगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल आएगा, वो आएगा, वो आता रहेगा। ठीक है, चलिए आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। 2008 के निकटतम 100। अब देखो अगर हमें ना निकटतम 100 देखना है बेटा, कई बार इसके लिए ना, हाँ निकटतम 100 हमें देखना है। अब निकटतम 100 का मतलब क्या होता है वो उस बात को समझते हैं और कैसे हमें निकालना होता है। जैसे ये 2008 है, तो 2008 के निकटतम 100 कौन सा मिलेगा? 2000। अब कई बच्चे 2010 कह रहे हैं। देखो 2010 जो है ना, वो निकटतम 100 नहीं है, वो निकटतम दहाई है। निकटतम 100 कैसे मिलता है? देखो 2008 का निकटतम 100 या तो 2000 होगा या फिर 2100 होगा, दो ही हो सकते हैं बेटा। 100 का मतलब समझते हैं ना कि वो 100 की रेंज होनी चाहिए। तो या तो 2000 मिलेगा या 2100 मिलेगा। अब चुनना कौन सा, इस बात को समझो। अगर ये 2000, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यहां पर 2050 से बड़ा हो, सही है, 2050 से क्या हो? बड़ा हो, तो मैं इसको चुनूंगा। और अगर वो 2050 से छोटा हो तो मैं इसको चुनूंगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो मुझे बताओ 2008 इससे तो छोटा है ना, छोटा है तो किसको चुनेंगे? 2000 को। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो इस बात को हमें हमेशा समझना है। ठीक है भाई, मुकेश राजा समझ में आ गया आपको भी बेटा? चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से चमकाएंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए, और बेहतरीन, मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करके चलो यूट्यूब के ऊपर, गारंटी से कहता हूं एग्जाम को फोड़ दोगे। और टॉपिक वाइज आपने क्लासेस लेनी है मेरे से, तो आपके लिए मैंने बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। क्लासेस आपकी चलेंगी किस पे? सुपर कोचिंग पर। उसके लिए मैंने ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पेड बैच से जुड़ सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए 5500 आंसर कर रहे हैं काफी बच्चे। आइए जरा जरा अब इस सवाल को आपको चमकाने का तरीका बताते हैं। उसने बोला निकटतम 1000, निकटतम 1000 बच्चा करता है ये, 5500 मार्क करता है, जल्दबाजी में 5500 मार्क कर देता है लेकिन 5500 नहीं है मेरा लाल, गलत हो गया। अब समझो 5504 है, सुनना मेरी बात ध्यान से, 5504 है बेटा। इसके निकटतम 1000 कौन से होंगे, इस बात को समझो। या तो 5000 होगा,
या 6000 होगा। मैंने आपको क्या बोला, अगर जब मैं 100 की बात करता हूं तो अंतराल 100 का होना चाहिए, दो दो नंबर्स के बीच में। जब मैं 1000 की बात करता हूं तो ये गैप 1000 का होना चाहिए। तो कहने का मतलब या तो 5000 लूंगा या 6000 लूंगा, क्योंकि इनके बीच में 1000 का गैप है। सही है। अब लेंगे कौन सा, इस बात को समझते हैं। जैसे मैंने वहां कहा था कि 50 से ऊपर अगर निकल जाए तो आगे भागेंगे, यहां पर अगर मैं कहूं तो 500 के ऊपर भाग जाए, 500 का मतलब 5500 के ऊपर अगर भाग जाए, उससे प्लस में हो जाए तो इसको उठाएंगे, उससे कम हो मतलब माइनस में हो तो इसको उठाएंगे। तो इससे तो पार कर गया, यानी 6000 हमारा आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो 6000, 6000 हमारा राइट आंसर होगा। कई बार हमें लगता है हमें ये सवाल आते हैं, लेकिन परीक्षा में ये एक वन लाइनर सवाल आ जाते हैं और वहां पर हम गच्चा खा जाते हैं, है ना। वो नहीं खाना हमें। भैया खाने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, किसी से धोखा और गच्चा क्यों खाएं। अगला सवाल बेटा जल्दी से बोलिए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करें। विषम बाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं और घूर्णन समिति की संख्या क्रमशः होती हैं, आपने यह बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अब ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि 90% बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। देखते हैं हमारे शेरो शेरनी 90% में आएंगे, 10% में आएंगे सही वालों में। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, राजीव 0-0 आंसर कर रहे हैं, बहुत शानदार। वसी का 0-0 आंसर आ रहा है, तो मैं देख पा रहा हूं। अच्छा, कुछ का 4 भी आंसर आ रहा है भाई, कईयों का 1-1 भी आंसर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं 0 और 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी एक बार जल्दी से आंसर करते हुए चलें, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। आ जाओ जरा सभी, ऑलमोस्ट वैसे 90% ने 0 ही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया इसलिए क्योंकि ये जो 0-0 आंसर कर रहे हैं ये इसी 90% गलत की कैटेगरी में आ गए। मैं बोल भी रहा हूं कि गलत कर दोगे, ध्यान से करना, फिर भी गलत कर रहे हो। और कुछ तो इतने इतने वो हैं कि वो इसको चुन रहे हैं। अब समझो बात को। मैं बात कर रहा हूं स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज की बेटा। और विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता। तो जो रेखीय समिति होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो हमेशा 0 होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन घूर्णन समिति किसी भी आकृति की हमेशा 1 होती है, रोटेशनल सिमेट्री 1 होती है, 0 नहीं होगी। क्यों, मैं समझाता हूं। घूर्णन समिति क्या होती है, पहले कंसेप्ट को समझो। इस आकृति को अगर मैं घुमाऊं तो उसी पोजीशन पर आनी चाहिए। जितनी बार वो उसी पोजीशन पर आएगी उतनी उसकी घूर्णन समिति होगी। एग्री करते हो इस बात पर, समझ में आती है बात। तो अगर मैंने इस त्रिभुज को, मैं कह रहा हूं ये बराबर नहीं है इसकी भुजाएं, फिर भी अगर मैं इसको पूरा 360 डिग्री पर लाकर रोटेट कर दूं तो 360 डिग्री पर ये उसी पोजीशन पर आ जाएगा जब ये पहले था। तो घूर्णन समिति यानी रोटेशनल सिमेट्री हमेशा इसकी 1 होगी। तो रोटेशनल सिमेट्री घूर्णन समिति आपकी कोई भी आकृति हो, चाहे वो इर्रेगुलर क्यों ना हो, जैसे ये इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर क्यों, किसी भुजाएं बराबर नहीं है, तब भी इसकी घूर्णन समिति 1 होगी। यानी आंसर जो मिलेगा वो बेटा आपको क्या मिलेगा, यहां पर क्या कह रहा था वो, पहले क्या लिखनी है हमें, पहले हमें लिखनी है लाइन और फिर हमें क्या लिखनी है, रोटेशनल। तो डेट मींस ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। तो ए हमारा आंसर मिलेगा। अब तुम्हें 10% की कैटेगरी में आना है, 90 की तरह ये मत मार्क कर देना एक ये 0-0, एग्जाम में भी 0-0 मिल जाएगा, फिर डबल 0 अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो अगला सवाल, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। ये सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या। ओ चलो इस सवाल पर आते हैं। ये आसान है बेटा, कई बार कराया भी हुआ है। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करिए। बताइए क्या आंसर आएगा। म्यूजिकल बिजली आपका आंसर मैंने देख लिया था, सबसे पहले आपने आंसर दिया था और सही किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, तभी तो कह रहा हूं एग्जाम देने जाओ मेरा लाल, काहे नहीं जा रही। देखो, एक विद्यालय में 10 बच्चों की आयु आपको दे रखी है, 14, 13, 15, 16 इस तरीके से, और ये आपका जा रहा है 18 तक। ये 9 है और 18 है ना। इसको आप इधर लिख लो ताकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। 18 है ये, ठीक है। ये उधर 8 लिख सकते हो जैसा आपका मन करे। तो इन बच्चों की माध्य आयु बतानी है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये देखो शुरू कहां से हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है ना। तो देखो 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13,
फिर क्या आया 14, फिर 15, फिर 16, फिर क्या आया 17 और फिर क्या आया आपके पास 18। यानी 9 से शुरू हो रहा है और 18 तक जा रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें पदों के बीच में अंतर समान होता है, जैसे यहां पर एक एक का अंतर चल रहा है, तो जो बीच की संख्या होगी यानी जो मिड वैल्यू होगी, जो बीच का नंबर होगा बेटा, वही अपना माध्य होगा। जी हाँ, वही अपना माध्य होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 को इधर बाजू हटाओ, 1 2 3 4 5 को इधर बाजू हटाओ, और जो बीच की संख्या निकल के आएगी यही हमारा माध्य है। यानी 13.5 हमारा उत्तर होगा, 13.5 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, 14वां सवाल, जल्दी से आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। देखिए जी क्या कह रहा है आपसे, दो वर्गों की परिधि आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग की तुलना में कितने गुना होने वाला है? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करिए। हाँ जी, स्पीड के साथ। और भाई देखो, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलना है आपने। ठीक है, ये आपने हमेशा करते हुए चलना है। अगर सेशन में मजा आएगा तो आप अपने आप लाइक के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी चेक करेंगे हम हमारे कितने शेयर और शेयर ने लाइक किया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं, और यहां पर एक की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं, और ऑप्शन नंबर 2 भी आंसर आ रहा है 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं कुछ बच्चे। आओ जरा, आओ आओ, देखो जरा, ध्यान दो। देखो, परिधि या हम परिमाप की बात कहते हैं वर्गों का। तो जो परिमाप में संबंध होता है, पहले तो इस बात को समझ लो, परिमाप क्या होता है वर्ग का, पहले ये बताओ। 4 गुणा में भुजा होता है, सही है। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी साइड का स्क्वायर। इस बात को समझते हो? तो यहीं से आपको देख के समझ में पहली बात तो ये आ जानी चाहिए कि जो बदलाव, सुनिएगा, जो बदलाव आपका परिमाप में होगा, क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर टाइम्स बदलाव होगा, यानी उसका वर्गानुसार बदलाव होगा। ये बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि परिधि या परिमाप क्या है? भुजा के बराबर। जो भुजा में बदलाव वो परिमाप में बदलाव, ठीक। लेकिन क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर टाइम्स चेंज होगा, समझ रहे हो? उसका वर्ग वर्गानुसार है ना बदलाव आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बात समझनी है आपने। तो अब बस मुझे ये दिखेगा, अच्छा ये 48 है, ये 24 है, यानी 48 24 का दुगना है, यानी परिमाप हुआ अगर दुगना, परिमाप हुआ अगर दुगना, तो भैया उस दुगने का भी वर्गानुसार, यानी 4 गुना क्षेत्रफल होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर आएगा ना। एक ही तरफ काहे जा रहे हो मुन्ना? हाँ, 4 गुना होगा बेटा। तो जितने बच्चे 3 आंसर कर रहे हैं 4 गुना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, जल्दी से चमकाओ। अगर ये बात समझ में आई तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका सही है भाई उसके लिए क्लैपिंग। आंसर करो इस क्वेश्चन का, बताओ क्या आंसर आएगा। दो वर्गों की परिधि 4 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग की तुलना में कितने गुना होगा। अब आप मुझे बताओ, ये 36 है और वो 4 है, सही है क्या? परिधि ये 4 है, 36 है, तो बोलो ये 36 4 का कितने गुना है? सर जी 9 गुना है ना, 9 गुना है। तो 9 का स्क्वायर टाइम्स कर देंगे, यानी 81 गुना। खत्म कहानी, 81 गुना, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। चलो चमकाओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, एक चीज लिख देना यहां पे। चलो आंसर करो बेटा, आंसर करो। अब बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। उड़ाइए क्वेश्चन को स्पीड के साथ, स्पीड के साथ, जल्दी से बेटा, जल्दी 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 आंसर करो। रुकना नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। आग लगा दो, आग 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 लगा दो मेरे लाल। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
धमाधम धमाधम धमाधम, बहुत बढ़िया। डी की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं। 16 16 16, बहुत बढ़िया। अरे भैया टी शर्ट थोड़ी बेच रहे हैं कि 100 का दो, 100 का दो, 100 का दो है। 16 16 16 कर रहे हो। मैं लाइको क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं तुम। तुम्हारे साथ हमेशा ये होता है? चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, भैंस उड़ गई, कुत्ता उड़ गया, सब जानवर उड़ा देते हो तुम लोग। ऐसे क्यों करते हो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो ना। अब तुम मुहावरों में इतना बह जाते हो, इतने इमोशनल हो जाते हो। देखो इधर ध्यान से, कह रहा 2 वर्गों की परिधि 12 और 48 सेंटीमीटर है। अब बड़े वर्ग का विकर्ण, बेटा विकर्ण बोला है, तुम्हें विकर्ण और क्षेत्रफल में अंतर नहीं दिखता? अरे ये क्षेत्रफल है, यहां विकर्ण है रे बाबा। तेरे को विकर्ण और क्षेत्रफल में अंतर नहीं दिख रहा? हाँ, अरे प्यार अंधा होता है। मुझे पता है तुम प्यारे हो, प्यार थोड़ी हो, प्यारे हो, तुम थोड़ी अंधे हो। तो भाई ध्यान से देखो कि आपने विकर्ण की बात करनी है, डायगोनल की बात करनी है। और डायगोनल की अगर हम बात करें ना, तो डायगोनल होता है बेटा √2 इंटू में भुजा। हाँ जी, इसका सूत्र होता है ये। तो कहने का मतलब परिमाप भी होता है भैया भुजा 4 गुणा भुजा, और विकर्ण भी यानी डायगोनल भी होता है √2 गुणा भुजा। यानी जो बदलाव भुजा में वो विकर्ण में, जो बदलाव भुजा में वो बदलाव परिधि या परिमाप में। यानी परिमाप में जो बदलाव आएगा वही सीधा सीधा बदलाव विकर्ण में आता है। यहां वर्ग अनुसार नहीं करते, वो क्षेत्रफल के लिए करते हैं। तो यहां पर कह रहा है अगर हुआ 4 गुना, तो भैया यहां भी 4 गुना। ये तो मैंने मजे लेने के लिए 16 गुना लिखा था। मुझे पता था तुम तुम मजे दे दोगे मुझे, तुम 16 गुना कर दोगे। ऐसे नहीं करना, ठीक है? गलत बात होती है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल। जल्दी से बोलिए क्या आंसर आएगा, बताइए। 17th क्वेश्चन, 17वां सवाल। एक कोण उसके संपूरक कोण का एक तिहाई है, तो आपको बताना है कोण का माप क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्की ने सबसे पहले आंसर दिया है। सर आपको कैसे पता? हम लोग 16 ही आंसर करेंगे। मुझे सब पता है। मैं बेटा, मैं आपकी नस नस जानता हूं क्या बात कर रहे हो। मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा आप क्या आंसर करोगे, आपसे क्या बुलवाना है, आपसे क्या करवाना है, वो सब मेरे हाथ में है। ठीक है, चलो आओ। खैर, पर मैं ये चाहता था कि आप सही करो, लेकिन मुझे पता था आप गलत करोगे। ठीक है, चाहता मैं हमेशा ये हूं कि आप ठीक करो। तो मैं वो चीज इसलिए लेकर आता हूं ताकि परीक्षा में जब वो चीजें आए तो आप गलत ना करो। ठीक है, यहां पर आइए। एक कोण उसके संपूरक कोण का एक तिहाई कोण है, तो कोण का माप ज्ञात करें। अब देखिए, एक जो कोण है बेटा ये अपने संपूरक का एक तिहाई है। अब दो संपूरक कोण कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। कहा यह गया कि ये अपने संपूरक का एक तिहाई है, तो उसके संपूरक को आप 3 मान लो। ये संपूरक कोण है, ये इसका संपूरक है। और ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये अपने संपूरक का एक तिहाई है। तो 3 का एक तिहाई कितना हो गया? 1 हो गया। तो बोलो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 4 का मान कितना? 180। तो बोलो 1 का मान कितना होगा? 180 को 4 से भाग करो, यानी कि 45 डिग्री। और हमें वो कोण निकालना था, कोण का मान 1 है, यानी 1 का मान 45, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जितने बच्चों ने 45 आंसर दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अरे एक बच्ची के बेटा, मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि तुम लोग गलत करो, मैंने चेंज इसलिए किया ताकि मैं ये देख पाऊं कि तुम पढ़ के आंसर करते हो या ऐसे ही आंसर करते हो। ठीक है, तो जो पढ़ के आंसर करेगा उसका कभी गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चलो जल्दी से बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। सभी के सभी आंसर करिए। हाँ जी, अब इस सवाल पर आते हैं। कहता दो संख्याओं के बीच का अनुपात 11:18 है। अगर 4 4 दोनों में जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 13:20 बन जाता है। तो संख्याएं आपने बतानी है कितनी होंगी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? मार्किंग पॉइंट कह रहे हैं लेवल बढ़ाइए। अरे जग में रखा हुआ पानी या दूध थोड़ी जो लेवल बढ़ा दूं। जैसे करा रहा हूं वैसे पढ़ लो।
चलो देखो, जो करा रहे हैं वो तो गलत हो रहा है, लेवल बढ़ाएंगे बेटा, जो परीक्षा में जैसे सवाल आएंगे वैसे कराएंगे, ठीक है, ये लेवल बढ़ाओ घटाओ मत करा करो। 11-18, सुनिएगा बात ध्यान से, 11 और 18। तो अगर हम बात करें कि जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप इनको सॉल्व करें, मतलब इनका अनुपात निकालें, तो 11:18 आना चाहिए। जहां आ गया वो अपना आंसर है, खत्म कहानी। 2 से काटते हैं, या 21 और 36 को 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से काटेंगे 12, 3 7:12 ना, यहां पर ये 26 21 ये कटेगा ही नहीं, ये यही रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 22 और 36 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 11 पर जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 पर जाएगा। 11-18 मिल रहा है, मिल रहा है। आगे वाले को और चेक कर लो, 32 और 33 किसी से नहीं कटेगा, यानी यही इसका अनुपात है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन से आपने चमका देना है, ठीक है। अब अगले सवाल पर, 19वें सवाल पर जाने से पहले या 20वें सवाल पर जाने से पहले हम भैया पहले ये देखना चाहेंगे हमारे शेर और शेरनी दबा के लाइक और शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक बार है ना, एक बार देखेंगे भाई। तो देखो भाई, आए है मात्र 116 लाइक, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? लाइक करो रे बाबा, लाइक करो। देखो मेरे लाइक करने पे 0 हो जाता है, ठीक है, वो खैर साइन इन नहीं है ना इस वजह से। चलो खैर, तो यहां पर एक बार सभी लाइक के बटन पे क्लिक कर दो, एक बार जल्दी से सभी लाइक कर दीजिए सेशन को। जितने ही बच्चे सेशन देख रहे हैं, मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक बार लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और दोबारा एक बार फिर चेक करेंगे हमारे शेर शेरनियों ने लाइक करा या नहीं करा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है? 19वां सवाल है बेटा, 20वां सवाल है, 20th क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है। सर हम आने से पहले लाइक कर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर, 20वां सवाल। मैं इसलिए कहता हूं आप लोगों से लाइक कर दें के लिए, ताकि पहली बात मुझे पता लगे कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है। और हम नहीं करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनीता नंद कह रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका आप ना पसंद कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, ये कमेंट करने के लिए भी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए सवाल पर आते हैं। मनोज के पास 20 रुपए का नोट है। मनोज के पास कितने का नोट है? 20 रुपए का, ठीक बेटा, 20 रुपए का नोट है। आगे बात करते हैं, 50 रुपए का नोट है, ठीक है भाई, 100 रुपए के नोट है, ठीक है भाई, लेकिन नोटों की संख्या का अनुपात वो दे रखा है आपको कितना? 2:3:4। मतलब मान लीजिए मनोज के पास एक बैग है, बस्ता है, उस बस्ते में 20 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के नोट हैं। अब वो कितने हैं, वो उनका अनुपात आपको दे दिया उसने, है ना, कि 2:3:4, ठीक है, क्लियर है। अब आगे कह रहे हैं मनोज के पास कुल अगर 2360 रुपए हैं, तो 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या आपने बतानी कितनी होगी। अब इस सवाल को आप बिना किसी पेन पेपर के चमका दोगे, बिना किसी पेन पेपर के। जी हां, पेन को रखो साइड में और सवाल को रखो ऐसे अपने सामने और बोलो कि तेरे को तो मैं चमका दूंगी या चमका दूंगा। अब कैसे चमकाना है, ध्यान दो, ध्यान दो। एक बात बताओ, अगर आपके बटुए में पड़े हुए हैं 20 रुपए, तो मान लो कि 2 नोट पड़े हैं, है ना, मैंने मान लिया कि 2 नोट पड़े हैं, तो बताओ कितने रुपए बन गए? 20 रुपए के 2 नोट यानी 40 रुपए बन गए सर, 40 रुपए, ठीक। मान लो 50 रुपए के 3 नोट हैं, तो कितने रुपए बने? 50 दिया 150 रुपए सर। अरे वाह, यानी 40 रुपए और 150 रुपए, बहुत बढ़िया। अब मान लो 100 रुपए के 4 नोट पड़े हुए हैं, तो कितने रुपए बन गए? 100 का 4 गुना 400 रुपए, 400 रुपए बन गए सर। 40 वो थे, 150 ये आ गए, यानी 190, और 190 में 400 रुपए और जोड़ दो, 590। यानी आपके और मेरे अकॉर्डिंग मनोज के पास पता है कितने रुपए हैं? 590 रुपए। कितने? 590। लेकिन सवाल में वो कह रहा है ना 2360 रुपए कितने? 2360 रुपए। और बस अब इसको ध्यान से देखो, आपको दिखेगा, अरे ये तो 4 गुना है। देखो 500 का 4 गुना 2000, 90 का 4 गुना 360, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, 4 गुना है। तो आपने निकालना है 20 रुपए के कितने नोट थे, तो आपने 20 रुपए के कितने नोट माने थे? 20 रुपए के आपने कितने नोट माने थे? 2 नोट माने थे, तो वो वास्तव में 4 गुना होंगे। 2 का 4 गुना
8 नोट। जी हाँ, वास्तव में 8 नोट थे, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चमका, क्लियर है, परफेक्ट है, बड़े आगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, शगुन का 21वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इस सवाल का जवाब आप सभी करेंगे मुझे कहां बेटा, होमवर्क में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सही है, सभी करेंगे, करना पड़ेगा, ये गुरु दक्षिणा है मेरी। ठीक है, लाइक करोगे सेशन को अगर पसंद आया, और कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर करना। और जो भी आपके बहन भाई रिश्तेदार पड़ोसी जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, शेयर दिस वीडियो, आप उनको शेयर करिए ताकि उनको पता लगे कि गणित को किस तरीके से पढ़ा जाता है और उनके इंटरेस्ट भी डेवलप हो, है ना। और भाई यही चाहते हैं कि हर हर घर में एक एक कैंडिडेट हो, एक लड़का हो, एक लड़की हो जो अपने पैरों पर खड़ी हो, है ना। चलिए, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन, और साथ ही साथ आप सभी के लिए जो कंप्लीट बैच है वो अवेलेबल है सुपर कोचिंग पर मेरी तरफ से, जहां आपको टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, क्या करना है आपने बेटा, ये आपको मैंने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर देना है, और आपको पेड बैच से पूरा जोड़ दिया जाएगा। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं बिहार एस्टेट की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्पेशल एजुकेटर की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं BSB, अब जो आने वाला 3.0 है उसकी, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी बैचेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। PDF, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ है, मतलब कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फीस ऐसी कि आपको जब आप वो पे करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, मेरे पास से कुछ नहीं गया लेकिन आया बहुत कुछ है ना। तो आप सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है, मतलब ऐसा कंटेंट जो ऑल ओवर इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक पर वो आपको कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। जी हाँ, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।